हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मलिटी। इसको अपन कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। देखो, नॉर्मलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, या फिर अपन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट dissolved per liter ऑफ सॉल्यूशन। इसी को अपन बोलते हैं नॉर्मलिटी। देखो, नॉर्मलिटी जो होती है ना, उसको अपन ये लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में होगी? लीटर्स के अंदर। ठीक है। अब देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ मैं इसको। ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होता है वो होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। मतलब देखो, मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। लेकिन अगर मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास यूज करते हैं तो अपने पास आ जाता है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। अब देखो, अगर अपने पास इक्विवेलेंट मास निकालना अपने को, तो इक्विवेलेंट मास जो होता है, या इक्विवेलेंट वेट बोल सकते हैं इसको, इसका फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और इसी एन फैक्टर को अपन बोल देते हैं वैलेंसी फैक्टर। तो देखो, ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। अब करना क्या, देखो, इक्विवेलेंट मास की जो वैल्यू है इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पुट इक्वेशन 3 इंटू, तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आएगा? गिवन मास को मैं डब्लू मान लेता हूँ, नीचे आ जाएगा इक्विवेलेंट मास क्या था? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है। अब देखो, अपन सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ। यहाँ पर भी बी और यहाँ पर भी बी, क्योंकि अपन ए मान के चल रहे हैं सॉल्वेंट को और बी मान के चल रहे हैं सॉल्यूट को। ठीक है। तो सॉल्यूट का ही गिवन मास होगा, सॉल्यूट का ही इक्विवेलेंट मास होगा, और सॉल्यूट के ही ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे बी लिख दिया तीनों जगह पर। ठीक है। अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूँ। अब देखो, ग्राम इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है, इस ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, देखो, पुट इक्वेशन 4 in 1। अपने पास नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा क्या? देखो, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम है, ग्राम इक्विवेलेंट ये रहा अपने पास फोर्थ इक्वेशन। तो डब्ल्यू बी इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में? लीटर में। ये अपने पास आ चुका है नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। ठीक है। इसी को मैं इक्वेशन नंबर 5 बोल देता हूँ। अगर अपन ध्यान से देखो इसको, वॉल्यूम लीटर में दे रखी है, अगर इस लीटर की जगह मैं मिलीमीटर में वॉल्यूम लेता हूँ तो ये फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एन फैक्टर इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में? मिलीलीटर के अंदर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये भी अपने पास क्या है? नॉर्मलिटी का ही फॉर्मूला है। इसको भी अपन नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो अगर वॉल्यूम एमएल में होगा तो अपन ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अब देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल देता हूँ। देखो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो चीज़ लिखी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी तो लिखा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि नॉर्मलिटी जो है ना, वो हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देखो, फिर से एक चीज़ अपने पास कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर देखा जाए, इसी को अपन बोलते हैं मोलैरिटी। मतलब
अपन ये बोल सकते हैं डायरेक्ट कि नॉर्मेलिटी जो होती है ना, उसका फॉर्मूला हो चुका है मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। देखो अगर अपने को मोलरिटी निकालनी आती है और नॉर्मेलिटी पूछी है तो अपन क्या करेंगे, अपन मोलरिटी निकाल देंगे और उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सारा जो खेल है ना वो इस एन फैक्टर का है बस। तो ये अगर एन फैक्टर निकालना आ गया ना किसी के लिए तो अपन उसकी नॉर्मेलिटी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अपने को समझना होगा कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, और इसी को अपन बोल देते हैं वैलेंसी फैक्टर। देखो एन फैक्टर जो होता है वो एसिड बेस और सोल्ट तीनों के लिए अलग अलग तरीके से निकलता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फॉर एसिड्स। फॉर एसिड्स देखो एसिड्स के लिए एन फैक्टर जो होता है वो होता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड्स मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस। जितने H प्लस कोई एसिड दे सकता है ना वही उसकी बेसिसिटी होती है। मतलब कितने OH माइनस या कितने बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, कितने OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर सकता है वो उसकी बेसिसिटी होती है। तो उतने ही OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा जितने वो H प्लस दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर अपने पास है HCl, HCl से एक H प्लस मिलेगा और एक Cl माइनस। देखो अब इससे एक H प्लस मिल रहा है अपने को, इसका मतलब इसकी जो एन फैक्टर होगा इसका वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब HCl का एन फैक्टर 1 आ गया। ठीक है, अगर अपने पास होता है H2SO4, H2SO4 से अपने को मिलते हैं 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। इसका मतलब इससे 2H प्लस मिल रहे, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका एन फैक्टर हो गया 2। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया अपने को। अगर अपने पास ये आता है H3PO4 देखो करना क्या है, फॉस्फोरस के जितने भी एसिड होंगे ना उसमें अपने को ये देखना पड़ेगा कि उसमें हाइड्रोजन जो है ना वो कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं डायरेक्टली। मतलब जैसे अपन H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाए तो देखो फॉस्फोरस के जो एसिड होते हैं ना उनमें एक P डबल बॉन्ड O बॉन्ड होता है, बाकी सब क्या होते हैं सिंगल। एक P डबल बॉन्ड होगा और बाकी सारे सिंगल होंगे। तो देखो एक ऑक्सीजन तो जुड़ चुका है, यहाँ पे 4 थे, एक यहाँ जुड़ गया तो 3 बचे। 3 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे सिंगल बॉन्ड से, 3 ही हाइड्रोजन थे तो 3 हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे। तो कितने हाइड्रोजन ऐसे हैं जो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, 1 2 और 3। इसका मतलब H3PO4 जो है ना वो अपने को कितने H प्लस देगा, वो अपने को देगा 3 H प्लस। तो ये अपने को 3 H प्लस दे सकता है। वीक बेस होता, वीक एसिड होता है तो इसको मैं इक्विलिब्रियम का साइन लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे मिलेंगे 3 H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। इसका मतलब इसका एन फैक्टर आ गया है कितना 3। लेकिन अगर अपन इससे जस्ट अगला देखें, जस्ट अगला मतलब अगर अपन देखें H3PO3, अब देखो इसमें एक फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। 3 ऑक्सीजन थे, एक यहाँ लग गया, 3 थे एक यहाँ लग गया, तो कितने बचे 2, 2 ऑक्सीजन आ गए। हाइड्रोजन 3 थे, 1 2 और तीसरा हाइड्रोजन डायरेक्ट फॉस्फोरस के साथ जुड़ जाएगा। अब ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन केवल 2 हैं, इसका मतलब ये अपने को केवल 2 ही H प्लस दे पाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन इसके साथ ही रह जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ HPO3 2 माइनस। ठीक है, 2 H प्लस बने तो 2 ही माइनस आएगा। मतलब इसका एन फैक्टर कितना आ गया 2, क्योंकि इसने 2 ही H प्लस दिया अपने को। देखो केवल ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि पानी में जब इसको डिजोल्व करते हैं ना अपन तो वही बॉन्ड टूटता है जो पोलर होता है। और फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, मान लो। इसलिए ये बॉन्ड जो होता है ये बहुत ज़्यादा पोलर नहीं होता, इसलिए टूट नहीं पाता। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अच्छा खासा है, इसलिए बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। ठीक है, इसीलिए जब अपन अगला देखते हैं फिफ्थ, अगर अपने पास है H3PO2, ये अपने को केवल एक ही H प्लस देता है, बाकी 2 हाइड्रोजन इसके पास ही रह जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो होगी ना वो ऐसे होगी, 2 ऑक्सीजन थे तो केवल एक ही हाइड्रोजन ऐसा जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, मतलब ये एक ही H प्लस दे सकता है। ये अपने को, ये वाला अपने को 2 H प्लस ये वाला और ये वाला देगा, और ये वाला 3 H प्लस दे सकता है। मतलब H3PO2 एन फैक्टर 1 आ गया। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो अगर अपने पास लुईस एसिड आता है, लुईस एसिड मतलब कोई भी लुईस एसिड अगर होगा, लुईस एसिड वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको अपन बोलते हैं लुईस एसिड।
लुईस एसिड के लिए एन फैक्टर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना उनको एक्सेप्ट किया है, वही उसका एन फैक्टर होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अपने पास है H3BO3, या फिर इसी को मैं लिख देता हूँ BOH वोल थ्राइस, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं बोरिक एसिड। बोरिक एसिड देखो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ना वो ऐसी होती है, देखने में ऐसा लगता है कि ये बेस है OH परसेंटेज में, पर ऐसे एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो इसमें कितने OH होंगे? 3, एक हटा देता हूँ मैं, एक एक्स्ट्रा बना दिया। तो अपने पास कितने OH हैं? 3 BOH। अगर मैं इसको पानी में ऐड करता हूँ HOH, देखो बोरोन के पास जो होता है ना, बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट पी। अब ये जो वैकेंट पी है ना, इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करेगा? डोनेट कर देगा। अगर ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो इससे क्या बनेगा अपने पास? बोरोन, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH। इस H2O में से देखो OH जो है, OH माइनस तो इसके साथ जुड़ जाएगा और H प्लस निकल जाएगा बाहर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा OH और इस पे आ जाएगा माइनस चार्ज, साथ में H प्लस निकल गया। देखो देखने में ऐसा लगेगा कि H प्लस तो डोनेट कर दिया इसने, पर एक्चुअल में H प्लस कहाँ से है? H2O से। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये जो H प्लस आया है यह आया है फ्रॉम H2O। इसीलिए H3BO3 जो है ना, मतलब बोरिक एसिड, ये एक प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ये एक प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ये एक लुईस एसिड है, क्योंकि इसने H प्लस डोनेट नहीं किया, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब ये लुईस एसिड है, प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ठीक है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए? एक, मतलब इसका एन फैक्टर कितना आ गया? 1। इसका एन फैक्टर 1 आ चुका है, ठीक है। ये जो रिएक्शन लिखी अपन ने, इसी रिएक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ, BOH होल थ्राइस प्लस H2O। इससे अपने पास बन जाएगा BOH होल 4 माइनस प्लस H प्लस। यही रिएक्शन है जो ऊपर वाली, उसको मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिख के, मतलब खोल के लिख दिया बिल्कुल। इसमें मैंने इसको कॉम्प्लेक्स की जगह इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया बस, ठीक है। अब सेकंड जो चीज़ है फॉर बेस, बेस के लिए अपन कैसे देखेंगे एन फैक्टर? देखो बेस के लिए जो एन फैक्टर होता है वो एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर इक्वल्स टू एसिडिसिटी ऑफ बेस। एसिडिसिटी ऑफ बेस का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस। जितने OH माइनस एक बेस दे सकता है वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर अपने पास है NaOH, ये अपने को एक Na प्लस और एक OH माइनस देगा। कितने OH माइनस दिए? एक, मतलब इसका एन फैक्टर 1 आ चुका है। सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर अपने पास बेस कोई भी है, जैसे मान लो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड SrOH वोल ट्वाइस, ये अपने को एक Sr+2 और साथ में 2 OH माइनस देगा। कितने OH माइनस दिए? 2, मतलब इसका एन फैक्टर आ चुका है 2, ठीक है। बेस के लिए अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं OH माइनस देख के। लेकिन अगर अपने पास आ जाता है लुईस बेस, जैसे कि NH3 जो होता है ना वो एक लुईस बेस होता है, और लुईस बेस के लिए जो एन फैक्टर होता है वो एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड। क्योंकि लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वही होता है लुईस बेस। लुईस एसिड का जस्ट उल्टा, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। अब देखो NH3 क्या करता है? NH3 ये जैसे ही H2O में डिजोल्व होता है, तो देखो H2O का एक H प्लस को ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, जिससे बनेगा NH4 प्लस और साथ में निकलेगा OH माइनस। ये आया है H2O से, फ्रॉम H2O, ये OH माइनस H2O से है। एक्चुअल में अपने को लगता है NH3 से है, क्योंकि इसको देखो अगर मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ, NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, साथ में H2O। अब ये क्या करता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर इस H प्लस को दे देता है, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेता है। तो ऑक्सीजन जब दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इससे अपने पास बन जाएगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए NH3 ने? एक इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका मतलब इसका एन फैक्टर कितना आ गया? 1। देखो जनरली लुईस एसिड और लुईस बेस का एन फैक्टर 1 ही आएगा, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे जनरली, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल देके पता चली जाएगा। तीसरी जो चीज़ है वो है फॉर सोल्ट्स।
अगर अपने पास सोल्ट आते हैं तो उनके लिए एन फैक्टर जो होता है वो होता है टोटल कैटाइनिक चार्ज, मतलब टोटल प्लस चार्ज जितना है उसके ऊपर सारे कैटाइंस पे, उसको बोलते हैं एन फैक्टर, या फिर टोटल एनाइनिक चार्ज। दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं अपन, या तो टोटल नेगेटिव चार्ज देख लेंगे या फिर टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपने पास है NaCl। अब देखो NaCl में अगर अपन चार्ज देखें तो इस पे है +1, इस पे है -1। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +1, मतलब इसका एन फैक्टर आ चुका है 1। केवल मैग्नीट्यूड लेना है, नेगेटिव देख के -1 मत कर देना। ठीक है, टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो, -1 है, मतलब एन फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया। अगर अपने पास होता ये CaCl2, देखो कैल्शियम पे चार्ज है +2, क्लोरीन पे -1। अब देखो टोटल पॉजिटिव देख लो या टोटल नेगेटिव देख लो, 2 ही आएगा। कैसे पता चला, कैल्शियम पे कितना चार्ज है, +2, मतलब एन फैक्टर कितना आया, 2। क्लोरीन पे देखते तो भी सेम आता, क्योंकि एक क्लोरीन पे कितना है, -1, तो 2 क्लोरीन पे कितना होगा, -2, तो एन फैक्टर 2। अगर अपने पास होता ये KCl.MgCl2.6H2, इस केस में देखो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखना है, +1 तो ये रहा और +2 ये रहा, तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, +3 आ गया, मतलब एन फैक्टर 3। या फिर नेगेटिव चार्ज देख लो, कितने क्लोरीन है, 3, एक क्लोरीन पे -1 तो -3, मतलब एन फैक्टर आ गया 3। तो मिक्स सॉल्ट का भी अपन क्या देख सकते हैं, सॉरी डबल सॉल्ट या मिक्स सॉल्ट कोई भी आ सकता है, उसका अपन क्या देख सकते हैं, एन फैक्टर। जैसे अगर मान लो अपने पास आ जाता है ये K2SO4.Al2SO4 अब इसके लिए एन फैक्टर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, चार्ज देखना पड़ेगा। एक पोटाशियम पे +1, एक एल्यूमिनियम पे +3। इसका मतलब टोटल चार्ज देखो कितना आ गया, एन फैक्टर इक्वल्स टू 2 पोटाशियम है और एक पे है +1 प्लस 2 एल्यूमिनियम है और एक पे है +3, तो 6 हो गया। तो एन फैक्टर कितना आ गया, 8। सल्फेट से भी देख सकते हो, क्योंकि एक सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे कितने सल्फेट हैं, 3 और एक 4, मतलब -8, एन फैक्टर 8 आ गया। ठीक है, तो कोई भी सोल्ट अपने पास आ जाए उसमें अपन आराम से चेक कर सकते हैं। जैसे अपने पास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट है तो देखो कैल्शियम पे +2, कार्बोनेट पे -2, मतलब एन फैक्टर आ गया कितना, 2। तो इसका एन फैक्टर आ गया 2, एन फैक्टर आ गया 2। ठीक है, तो किसी का भी एन फैक्टर अपन आराम से निकाल सकते हैं। अब अगर एन फैक्टर आ गया है तो अपन डायरेक्ट नॉर्मलिटी के क्वेश्चन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कैलकुलेट नॉर्मलिटी of a solution having 0.4 mole of H2SO4 in 250 ml of solution। तो कैसे करेंगे, देखो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला है, देखो अपन इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो अपन ने ऊपर देखे थे, ये वाला मैं मोलरिटी वाला यूज़ करूँगा। जैसे अपन ये वाला भी कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ये वाला भी कर सकते हैं, जो भी अपने को सही लगे। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो अपन डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स वाला ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन, देखो कैसे, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में दे रखी है तो इसको ml लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा एन फैक्टर इंटू 1000, बस अब वैल्यू रखनी है, सोल्व हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.4, एन फैक्टर कितना है, 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 250, इसको सोल्व कर लेंगे। अगर अपन यूनिट की बात करें, देखो नॉर्मलिटी की यूनिट अपन ने ऊपर तक लिखी नहीं थी अब तक, तो यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे ऊपर। नॉर्मलिटी जो है, नॉर्मलिटी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो ऊपर क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नीचे है वॉल्यूम, मतलब यूनिट आ जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या फिर इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये यूनिट होती है नॉर्मलिटी की, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं मेन अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो हाँ, वैल्यू रखती है अपन ने, अब वैल्यू रखती तो अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करके अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। तो कैसे करेंगे देखो, 250 है अपने पास है, 250 ये कट जाएगा 4 पे,
अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन और सोल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी, इस चीज़ का खास ध्यान रखना अपने को। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये अपने पास आंसर आ जाएगा कितना, ये आ गया 8 इंटू 0.4, तो 8 इंटू 0.4 ये आ जाएगा लगभग 3.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आ गया अपने पास आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। देखो कि मान लो अपने पास है 2.22 ग्राम CaCl2 in 40 ml of solution, कैलकुलेट नॉर्मलिटी। तो कैसे करोगे, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू, इस बार मास वाला फॉर्मूला लगा देंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू एन फैक्टर इंटू 1000। ठीक है, तो नॉर्मलिटी क्या आ जाएगी, गिवन मास है 2.22 इंटू एन फैक्टर कितना है CaCl2, एन फैक्टर आ गया 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास CaCl2 का। देखो CaCl2 का मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे, कैल्शियम का होता है 40 प्लस एक क्लोरीन का 35.5, दो क्लोरीन का हो जाएगा 71, मतलब हो गया 111 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 40। इसको सोल्व कर लेंगे, तो देखो क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 222 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 111 इंटू 40 इंटू 100। ये जो 100 है ये इस पॉइंट को हटाने की वजह से है। ठीक है, तो ये कट जाएगा 2 पे, ये 2 और ये 2 ये मिलके इसको 10 कर देंगे, और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, मतलब नॉर्मलिटी की वैल्यू आ चुकी है 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये अपने पास आ गई नॉर्मलिटी की। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो आप मेरे लिए क्वेश्चन करोगे, और क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट मास ऑफ Na2CO3 required to be dissolved in 500 ml of solution to prepare 0.2 normal Na2CO3 solution। ठीक है, 0.2 नॉर्मल का Na2CO3 सॉल्यूशन बनाना है जिसकी नॉर्मलिटी होगी 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 500 ml के अंदर बनाना है, तो कितना मास Na2CO3 का लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको सोल्व करने का ट्राई करना, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में दिया था मैंने आपको, कुछ बच्चों ने इसको सही सोल्व करके मेरे को कमेंट्स में आंसर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, जिन्होंने सही आंसर दिया उनके लिए वेरी गुड। तो देखो सोल्व करके बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज़ तो नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे सबके, नंबर ऑफ मोल्स KOH के दे रखे हैं अपने को 0.4 मोल, नंबर ऑफ मोल्स H2O के अपन कैलकुलेट कर लेंगे, 18 डिवाइड बाई 18 मतलब 1 मोल, और NaOH के नंबर ऑफ मोल्स भी दे रखे हैं कितने 1.6 मोल। निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH है कितने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH है 1.6 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हो गए 0.4 प्लस 1 प्लस 1.6, इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई, देखो इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी 0. इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 533 यूनिट। गलती से भी मत लिख देना, मोल फ्रैक्शन की यूनिट मोल नहीं होती है, कुछ नहीं होती, यूनिट लेस होता है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर सही था उनके लिए वेरी गुड, और सही नहीं था तो आप वापस से ट्राई करेंगे, वापस से गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, ओके।